आज के इस 10-20 मिनट के वीडियो के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। क्या है परिवर्तन? तो इससे पहले के वीडियो मैंने समझाया था कि इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। मैंने 3 फॉर्मूले भी दिए थे जिसके आधार पर 3 टिप्स बताए थे। दुनिया के किसी भी सवाल के, जीएस के सवाल का आप इंट्रो आँख मूंद करके लिख सकते हैं, कंक्लूजन आँख मूंद के लिख सकते हैं और मेन बॉडी आप बिल्कुल फ्लुएंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस सवाल को देखिए, उसके बाद आज के वीडियो को शुरू करेंगे कि आज का वीडियो है क्या। ठीक है, और कहीं भी इस तरह का नहीं मिलेगा आपको, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। कोई का मतलब कोई भी नहीं। देखिए ज़रा सवाल क्या है कि भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा करें, राष्ट्रपति पद के महत्व को भी स्पष्ट करें। सवाल बिल्कुल सिंपल सा है भाई, ये राष्ट्रपति के पद की शक्तियों की चर्चा करना है जो हमारे संविधान में वर्णित है, और दूसरा है कि राष्ट्रपति पद के महत्व को भी स्पष्ट करें। 2 ही हिस्सा है इस सवाल का। पहला हिस्सा क्या है, कीवर्ड्स ढूंढते हैं जरा कि भारत के संविधान में वर्णित राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है भाई, लिख देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। और राष्ट्रपति पद का क्या महत्व है ये बस लिखना है। इसमें कोई कीवर्ड्स नहीं, इसमें कोई एंड वर्ड नहीं है। जैसे भारत के संविधान में वर्णित राष्ट्रपति की शक्तियों का विश्लेषण करें, विश्लेषण करें। भारत के राष्ट्रपति पद का टिप्पणी करें, सीधा सीधे भारत के राष्ट्रपति और टिप्पणी करें। क्या लिखेंगे? विश्लेषण कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के पद जो हैं वो अभिभावक की भूमिका में होते हैं, ऐसे अभिभावक जो कुछ कर नहीं सकते हैं। इस प्रकार के भी सवाल पूछे गए हैं। या क्रिटिकल एग्जामिन, राष्ट्रपति का पद जो है केवल कागजी पद है, वास्तविकता में उस पद का कोई अर्थ नहीं बनता है। मैंने पहला शब्द लगाया क्रिटिकल एग्जामिन, भले शुरुआत में ही लग जाए लेकिन एंड वर्ड ही कहा जाता है उसको। ये जितने भी सवाल मैंने फ्रेम किया आपके सामने, विश्लेषण कीजिए, टिप्पणी कीजिए, एनालाइज कीजिए या फिर क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। ये सभी सवाल के उत्तर अलग अलग होंगे। एक ही टॉपिक है, सेम कंटेंट है, लेकिन उसमें से क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, यही आपका डिसाइड करता है कि किस एंड वर्ड के हिसाब से क्या आंसर लिखा जाएगा। इसीलिए एंड वर्ड को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी तो मैं जब प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसमें तो एंड वर्ड वगैरह मैं नहीं देता हूँ क्योंकि बिल्कुल अभी शुरुआत है, लेकिन रिवीजन के दौरान जब सरप्राइज टेस्ट वगैरह लेता हूँ उस दौरान मैं कई बार एंड वर्ड दे देता हूँ। तो जरा आज एंड वर्ड को हम लोग क्लियर करेंगे। इससे पहले का जो आंसर राइटिंग का वीडियो है उसमें इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन लिखना सिखाया है विथ ट्रिक्स एंड फॉर्मूला। उसको जाकर के देख लीजिएगा, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। जरा इसको शुरू करते हैं, एंड वर्ड को समझने का प्रयास करते। एंड वर्ड ही डिसाइड करते हैं बंधुओं कि सवाल आखिरकार है क्या और उसका जवाब क्या हो सकता है। जैसे एक छोटा सवाल मैं लेता हूं, अगर कोई मैं सवाल निकालूं एक आपके लिए, एक छोटा सा सवाल, तो जैसे भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है या भारत में मनरेगा, अभी मनरेगा चर्चा में है, भारत के मनरेगा योजना के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एक सवाल हो गया, भारत के मनरेगा योजना के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इम्पैक्ट का क्रिटिकली एग्जामिन करना है। बीपीएससी मेंस का पेपर निकालिएगा, उसमें सारे शब्द में एंड वर्ड लगे होते हैं। क्रिटिकल एग्जामिन, विश्लेषण कीजिए, परीक्षण कीजिए, टिप्पणी कीजिए, इस प्रकार से एंड वर्ड भरे रहते हैं बीपीएससी मेंस के पेपर में। किसी भी मेंस एग्जामिनेशन, यूपीएससी में भी सारे एंड वर्ड ही लगे होते हैं सवालों में। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछने का चलन बहुत पहले चला गया। अब सवाल पूछे जाते हैं एंड वर्ड वाले और सभी के जवाब अलग अलग होते हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। एंड वर्ड समटाइम लास्ट में लगा होता है, लेकिन यह शुरुआत में भी लग सकता है। जैसे विवेचना कीजिए भारत में राज्यपाल के पद की भूमिका और शक्तियों की संवैधानिक पृष्ठभूमि। विवेचना करना है, हो गया, एंड वर्ड शुरुआत में लग गया। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं होता है, लेकिन सवाल पढ़ने के बाद हमें यह सबसे पहले स्पष्ट करना होता है एग्जाम में कि एंड वर्ड आखिरकार पूछा क्या गया है। विवेचना का इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कस कीजिए। डिस्कस, राज्यपाल की जो भूमिका और शक्तियां, संवैधानिक पृष्ठभूमि है, उसको डिस्कस करना है।
आज क्लियर हो जाएगा, आज के बाद जीवन में कभी इस चीज़ को समझना नहीं पड़ेगा। आप मुझे बताइए, ग्रुप डिस्कशन में आप लोग क्या करते हैं? डिस्कशन का क्या तात्पर्य होता है? डिस्कस में क्या करते हैं भाई? जैसे ग्रुप डिस्कस करते हैं, उसमें 5 लोग बैठे हुए हैं, पांचों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मतलब कि कोई ऐसा बंधा हुआ इसमें आंसर नहीं होता है, ओपन एंडेड आंसर होता है। बहुत गहराई तक मैं ले जाऊंगा आपको, आप जानना चाहेंगे तो विश्लेषण में क्या होता है ना, डिस्कस में क्या होता है ना कि हम आपस में बैठे होते हैं, उस समय भी कुछ डिस्कस करते हैं, या फिर आप ग्रुप में भी डिस्कस करते हैं। तो यानी कि हर आदमी के अलग अलग विचार होते हैं, जिसको समायोजित करने के बाद किसी एक चीज़ के बारे में 5 इन्फॉर्मेशन निकल करके आती है। ठीक है, उसी को कहा जाता है डिस्कस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में राज्यपाल के पद की भूमिका और शक्तियों की संवैधानिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए, डिस्कस कीजिए। इतना सा सवाल है। थोड़ा सा आसान हम लोग उदाहरण लेते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा कठिन उदाहरण हो जाता है क्योंकि 2-3 हिस्से हैं इसमें। लिख के और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे, चेक होता है, उसके बाद और भी ज़्यादा क्लियरिटी आपको आएगी। जैसे एक सवाल लेते हैं कि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव के अवधारणा पर चर्चा कीजिए। चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए, ये दोनों एक ही होते हैं। डिस्कस कीजिए, विवेचना कीजिए, चर्चा कीजिए, ये सब तीनों जो होते हैं, एक तो इंग्लिश में ही हो गया, ये कीवर्ड्स एक ही हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चर्चा करने का क्या तात्पर्य होता है? किसी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे एक राष्ट्र एक अवधारणा, एक चुनाव की अवधारणा मैंने उदाहरण के स्वरूप अभी आपको दिया है। इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि ये विचार क्या है। एक राष्ट्र, वन नेशन, वन इलेक्शन, ONOE क्या है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या है ये ONOE क्या है? जब हमसे पूछा है चर्चा कीजिए, जैसे मैं भी कई बार बच्चों को सवाल देता हूँ चर्चा कीजिए, तो उसमें आप सबसे पहला जो लिखते हैं कि वह क्या है, उसके परिभाषा को स्पष्ट कीजिए, या कोई विचार है या कुछ भी है तो उसको ज़रा स्पष्ट करना। दूसरा जो लिखना होता है कि इसके पक्ष में क्या क्या मुद्दे हैं, इसके पक्ष में क्या क्या मुद्दे हैं। उसके बाद से लिखना होता है विपक्ष में, बिल्कुल संतुलित लिखना होता है। उसके बाद से अगर इसके बारे में, जैसे संवैधानिक कोई चीज़ है तो इसके बारे में क्या होगा, कई सारे दृष्टिकोण होते हैं, कई सारे संविधान विशेषज्ञ के दृष्टिकोण होंगे, संविधान विशेषज्ञ के विभिन्न अलग अलग दृष्टिकोण होंगे। संविधान विशेषज्ञों की क्या राय है, या किसी चीज़ के बारे में क्या कहा गया है, या आप क्या सोचते हैं, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा आपको राय देना होता है और आपको एंड कर देना होता है। तो हमने क्या क्या लिखा चर्चा कीजिए में कि कोई चीज़ ये है, जैसे हमने चर्चा किया एप्पल के बारे में, तो एप्पल ये है, एप्पल के मेरिट ये हैं, एप्पल के डिमेरिट ये हैं। एप्पल के बारे में कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स ने क्या बोला है, और उसके बाद से कंक्लूड कर देंगे। छोटा सा मैंने आपको उदाहरण के स्वरूप में समझाने का प्रयास किया है। इसी तरीके से ONOE क्या है, तो ONOE के बारे में हमने बताया कि ONOE ये होता है, वन नेशन वन इलेक्शन ये होता है। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में ये तर्क है, वन नेशन वन इलेक्शन के विपक्ष में ये तर्क है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमने लिखा कि इसके बारे में विशेषज्ञों की क्या राय हो सकती है, क्या टिप्पणी हो सकती है। अगर राय और टिप्पणी मौजूद है तो उसके बाद से हम कंक्लूजन लिखेंगे और एंड कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि राज्यपाल का जो पद है तो उसके बारे में सबसे पहले चर्चा किया गया है। विवेचना, कार्यपालिका, विवेकाधीन शक्ति, और जो उसकी शक्तियों के बारे में पूछा गया तो शक्ति बताया हमने। उसके बाद से भी ब्रिटिश काल और संविधान सभा में किस प्रकार से बहस हुआ था राज्यपाल के पद के, उसके बारे में चर्चा की है। उसके बाद से लास्ट में दोहरी भूमिका, सरकारी आयोग, पूंछी आयोग इत्यादि की चर्चा करते हुए इसको मैंने एंड कर दिया। यानी कि राज्यपाल के पद है उसके बारे में बताया, उसकी भूमिका बताई, शक्तियाँ बताई भाई, संवैधानिक पृष्ठभूमि बताया, लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद हमने क्या बताया कि किस आयोग ने क्या इसके बारे में सुझाव दिया है, और फिर एंड कर दिया। यानी कि राज्यपाल के पद से जुड़े हुए हर पक्ष को हमने चर्चा में बता दिया कि राज्यपाल का पद क्या है। उसके बाद हमने चर्चा किया कि ये भाई राज्यपाल के पद के कारण ये बेनिफिट होता है, ये इसके कारण से नुकसान होता है, और कुछ विशेषज्ञ हैं, कुछ आयोग हैं जिन्होंने अपनी राय ये दी है, और उसके बाद से हमने एंड कर दिया। इसको कहा जाता है चर्चा करना। यानी कि उस टॉपिक के बारे में बहुत विस्तृत रूप से आपने किसी को बता दिया। डिस्कस करने का मतलब यही होता है, जैसे मैं अभी आपको बोलूँ डिस्कस करो देश के पॉल्यूशन के बारे में, है ना, तो आप क्या डिस्कस करेंगे, पॉल्यूशन क्या है, और उसके बारे में फिर बताना शुरू करेंगे। तो इसी प्रकार से ये 2 सवालों का उदाहरण लेकर के मैंने आपको समझाया है कि विवेचना करने का, डिस्कस करने का या चर्चा करने का क्या तात्पर्य होता है। नेक्स्ट कीवर्ड है अपना
विश्लेषण कीजिए, ये थोड़ा सा कठिन होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि विश्लेषण कीजिए नक्सलवाद की समस्या का, हो सकता है भाई ये सवाल बहुत शानदार सा सवाल हो सकता है। विश्लेषण करना कोई आसान तो नहीं होता है। विश्लेषण का मतलब होता है कि आपको फैक्ट्स एंड जो बहुत सारे चीज़ें आपके पास इकट्ठा है, उन सब के आधार पर एक कंक्लूजन निकालने का प्रयास करना है। ठीक है, मैं जान रहा हूँ बहुत सारे बच्चों के सर के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन पहले आज सुनेंगे, कल प्रैक्टिस करेंगे, परसों गलती करेंगे, फिर उसके एक दिन बाद आप सीख जाएंगे। ये सही तरीका होता है। ठीक है, तो विश्लेषण करें में किसी भी चीज़ के गहराई से जांच करनी होती है। एनालाइज कहा जा रहा है आपको कि विश्लेषण कीजिए कि क्या भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का बढ़ता उदय राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती है। विश्लेषण कीजिए इसका जरा कि चुनौती है। भाई राष्ट्र में जो क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व बढ़ रहा है, क्या हमारे देश के लिए वो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? इसका विश्लेषण कीजिए जरा कि ये चुनौती है या नहीं है। मैंने क्या बोला, चुनौती है या नहीं है? चुनौती है या नहीं है, इसका विश्लेषण कीजिए। उसी प्रकार से अगर हम लोग एक और उदाहरण लेंगे कि बेरोजगारी की समस्या क्या है, विश्लेषण कीजिए। भारत बढ़ती बेरोजगारी की समस्या क्या है, और इसका विश्लेषण कीजिए। भारत बेरोजगारी की समस्या का विश्लेषण कीजिए। हाँ, या भारत में नक्सलवाद की समस्या का विश्लेषण कीजिए। बेरोजगारी, नक्सलवाद, ये सब समस्याएं ही हैं। हमारे सोशल इशूज़ हैं, कुछ इकोनॉमिक इशूज़ हैं, कुछ हमारे पॉलिटिकल इशूज़ में आते हैं, लेकिन इशूज़ तो हैं ही हमारे, और इशूज़ ही सॉल्व करने के लिए आप ऑफिसर बनेंगे। तो अब इसका क्या करेंगे आप, किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा? या ये सवाल है, क्या भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का बढ़ता उदय राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती है? विश्लेषण कीजिए, एनालाइज कीजिए, इसको कहा जाता है। क्या लिखा जाएगा इसमें? सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि भाई विषय को तोड़िए जरा। क्या तोड़ेंगे कि बेरोजगारी आखिरकार कहते किसको हैं, नक्सलवाद आखिरकार होता क्या है। ठीक है, इंट्रो में आप लिखिए करंट से रिलेटेड। मैं कह रहा हूँ कि किस प्रकार से सवाल को लिखना होता है। सबसे पहले बताएंगे कि बेरोजगारी क्या होता है। बेरोजगारी के बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि बेरोजगारी में शिक्षित भी बेरोजगार होते हैं, ग्रामीण बेरोजगारी होती, तकनीकी बेरोजगारी होती। शॉर्ट में ही सबको हमने बता दिया। उसके बाद हमने बताया कि भाई बेरोजगारी के समस्या का विश्लेषण करना है, तो विश्लेषण में हमें सबसे पहले कारण पता लगाना पड़ेगा कि बेरोजगारी की समस्या के कारण आखिरकार है क्या, नक्सलवाद की समस्या का आखिरकार कारण है क्या। ध्यान दीजिएगा, शब्द में कारण नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर कीवर्ड्स में। मैंने पूछा भारत में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का विश्लेषण कीजिए, इसमें भी कारण वर्ड यूज़ नहीं किया है मैंने बोला नक्सलवाद की समस्या का विश्लेषण कीजिए, इसमें मैंने कारण वर्ड नहीं यूज किया है। तो एंड वर्ड के पीछे बहुत सारे छिपे हुए होते हैं, जैसे कारण। विश्लेषण में आपको कारण बताना पड़ता है कि नक्सलवाद की समस्या का कारण आखिरकार क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि नक्सलवाद की समस्या क्या है, देन बताएंगे इसका कारण क्या है, कारण के बाद क्या बताएंगे, इसका प्रभाव क्या है। विश्लेषण कर रहे हैं हम लोग, प्रभाव क्या पड़ रहा है। फिर इसके बाद हम लोग क्या बताएंगे, कुछ आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे कि क्या है नक्सलवाद से जुड़े हुए आंकड़े। क्या आंकड़े वास्तविकता में वैसे हैं जितना बड़े समस्या को दिखाया जा रहा है, या आंकड़े छोटे हैं। फिर उसके बाद हम शॉर्ट में लिखेंगे इसका, भाई अब विश्लेषण कर लिया तो इसका समाधान तो बताएंगे ना, उसके बाद से कंक्लूजन यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि विश्लेषण में जैसे बेरोजगारी अगर पूछा जाता है तो बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के प्रकारों के बारे में शॉर्ट में चर्चा करेंगे। शिक्षित बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी हो गया। उसके बाद से बेरोजगारी के कारणों की हम लोग चर्चा करेंगे, बेरोजगारी के प्रभावों को हम लोग लिखेंगे, बेरोजगारी से जुड़े हुए आंकड़ों को अगर आपने पॉइंट्स के साथ डाले हैं तो वो डालेंगे, और देन हम लोग समस्या लिखने के बाद से एंड कर देंगे। अगर शॉर्ट आंसर में पूछा गया विश्लेषण कीजिए तो बेरोजगारी के कारणों को बस हम स्किप कर सकते हैं, बेरोजगारी के प्रकारों को स्किप कर सकते हैं। बेरोजगारी क्या है उसको लिखेंगे, कारण को लिखेंगे, प्रभाव को लिखेंगे, समाधान में सरकारी जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको लिखेंगे और एंड कर देंगे। किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम डिटेल में। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर में यही फ़र्क होता है। लॉन्ग आंसर में वेल एक्सप्लेन्ड होता है, शॉर्ट आंसर में आप बस उसके कीवर्ड्स लिखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, विश्लेषण कीजिए। मैंने 2 उदाहरणों सहित समझाया है
क्या भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दल जो हैं, रीजनल पार्टीज़ का बढ़ता हुआ उदय राष्ट्रीयकरण के लिए चुनौती है? विश्लेषण कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? क्षेत्रीय दल जो है भारतीय राजनीति में वो क्या है, किन आधारों पर बने हैं? तो भाई वो बने हैं भाषा का आधार पर, मुद्दों का आधार पर बने हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि बनने के कारण हमने लिख दिए कि क्या है उनके। उसके बाद हम लिखेंगे उनका प्रभाव क्या पड़ रहा है। सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। नक्सलवाद का तो कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं होगा ना, बेरोजगारी का कोई सकारात्मक प्रभाव होगा क्या? नहीं होगा भाई, सामान्य तौर पर नहीं होता है। हर समस्या का सकारात्मक प्रभाव हो ऐसा नहीं होता है। तो उसके बाद हम प्रभाव लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि भाई इससे कुछ डेटा है, इससे जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स है, तो उसको उसी के साथ समाहित कीजिए। देन उसका समाधान और एंड करेंगे। ये क्या हो गया? विश्लेषण हमने कर दिया कि किसी भी समस्या का क्या विश्लेषण हो सकता है। आपने देखा होगा एक्सपर्ट लोग जो टीवी पे बैठ के विश्लेषण करते हैं वो यही होता है कि भाई क्या है ये कारण और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है और इसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका समाधान क्या हो सकता है। यही तो विश्लेषण को कहा जाता है। पहले हमने किया चर्चा, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। उसके बाद हम किस पर आए? विश्लेषण पर आए। अब नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक परीक्षण। इसको एक शब्द और कह दिया जाता है, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। दरअसल में दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई ही हैं, कुछ अलग उनमें खास होता नहीं है। अलग अलग होता भी है तो उतनी बारीकी से नहीं लिखता है कोई भी, और वो सही है भाई, चलता है उतना। आलोचनात्मक परीक्षण, आलोचनात्मक विश्लेषण में कुछ खास फर्क नहीं होता है, माइनर फर्क होता है, लेकिन उस स्तर तक नहीं जाना है अभी शुरुआत में। उसकी चर्चा किसी दिन सवाल के जरिए है हम लोग कर लेंगे। आलोचनात्मक परीक्षण कहा गया है आपसे, रैशनल एक सोच होता है। क्या तात्पर्य होता है रैशनल सोचने का? आपने सुना है क्या किसी को ज्ञान देते हुए कि रैशनल सोचो जरा? तर्कवाद, क्या मतलब होता है इसका? तर्कवाद। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो ये क्वालिटी सबसे मस्ट होता है कि आप भोले भाले सीधे ना रहें, आप थोड़ा सा तार्किक हो, थोड़ा सा लॉजिक हो, थोड़ा सा अड़ियलपने हो आपके अंदर में, थोड़ा सा छल कपट भी जानते हो, है ना। बिल्कुल स्ट्रेट पैर ना बनकर रहें। जो लकड़ी बिल्कुल स्ट्रेट होती है ना गुरु, उसको सबसे पहले काटा जाता है कुर्सी टेबल बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। जो लकड़ी ऐसे ऐसे होती है ना, वो हज़ारों साल तक जीवित रहती है, कोई उसको नहीं काटता। तो सीधा हो, सही इंसान बनो, लेकिन थोड़ा सा अड़ियलपने होना चाहिए, तर्कवाद होना चाहिए। तर्कवाद का पहला प्रमाण क्या होता है? क्या होता है तर्कवाद का मतलब? कि कोई कुछ ज्ञान दे रहा है तो वहाँ पर क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। क्यों भाई? वाई? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। आप भले बोल रहे हो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मैं आपकी बातों से एग्री नहीं करता हूँ। जो आप ये बोलोगे तो आपको अपने तर्क रखने पड़ सकते हैं। तर्क तभी रखोगे जब आपके पास में नॉलेज होगा, तर्क होगा, लॉजिक होगा। तो यानी कि रैशनल सोचने का मतलब ही होता है, थिंकिंग का मतलब ही होता है कि आप चीज़ों को एक डायमेंशन में देखना बंद कर देते हैं। जो आपको दिखाया जा रहा है आप उस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, इसका मतलब होता है रैशनल सोच। और यही से आपको आलोचनात्मक परीक्षण करने की जो कैपेसिटी होती है वो डेवलप होती है। कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा, अब आपको बोला जाए कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो था ये देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई था। लेकिन कुछ उसके तर्क में हमारे खरे नहीं उतर रहे कुछ पॉइंट्स। वो हैं ये कि पूरे देश में नहीं हुआ था, सभी लोगों ने एक साथ भागीदारी नहीं की थी, कोई एक प्लानिंग नहीं थी, जो मैक्सिमम लोग लड़ रहे थे उनके अपने अपने हित भी थे। खरी बोली बोलना ही रैशनलिज्म होता है, तर्कवाद होता है। आलोचनात्मक परीक्षण करने का मतलब यही होता है कि आप थोड़ा सा उसको क्रिटिकली होकर के देखिए। अब सवाल को ज़रा समझते हैं। ये तो हो गया आपके व्यक्तित्व के लिए कि ये थोड़ा सा ज़रूरी होता है, ना बोलना, रियलपने, थोड़ा सा सीधा ना रहना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है ऑफिसर्स क्वालिटी के लिए, क्योंकि सीधे पैर काट दिए जाते हैं। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए का मतलब होता है आपको विषयों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को उजागर करना है और उनको फिर इवैल्यूएट करना है। मैंने सकारात्मक बताया, नकारात्मक बताया, फिर उसको इवैल्यूएट करके अपना एक कंक्लूजन लिखिए। उसके बाद आपका सवाल पूरा होता है
कि हाँ भाई 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में ये था कि उसको स्वतंत्रता संग्राम क्यों नहीं कहा जाता है, ये पक्ष है कि उसको क्यों 1857 को स्वतंत्रता संग्राम को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और मेरी थिंकिंग ये है कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही था, क्योंकि भले इसमें लोग अलग अलग थे, अलग अलग हितों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इसने देश को जगाने में सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए हम तो इसको स्वतंत्रता संग्राम ही कहेंगे। पहले मैंने पक्ष लिखा, फिर मैंने विपक्ष लिखा, फिर मैं अपने कंक्लूजन पे पहुंचा, जो कंक्लूजन हमेशा ही सही, सकारात्मक और बैलेंस्ड होना चाहिए, कभी भी सरकार के अपोज में, देश के अपोज में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सवाल है सकारात्मक और नकारात्मक कि भारत में सहकारी संघवाद की सफलता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। थोड़ा सा कठिन सवाल हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं समझेंगे, इसलिए थोड़ा सा आसान सवाल लेते हैं कि भारत में ऑनलाइन शिक्षा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये सवाल दे दिया गया, छोटा सवाल है, आसान सवाल है। ऑनलाइन एजुकेशन तो सभी लोग जानते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अब जैसे पूछा गया ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में क्या पूछा गया है, तो आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए ऑनलाइन एजुकेशन का। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑनलाइन एजुकेशन क्या है लिख दिया। उसके बाद से सबसे पहले व्हाट क्या है, दूसरा हमने लिखा कि इसके पक्ष में क्या है, प्रोज जिसको कहा जाता है। उसके बाद हमने लिखा विपक्ष में क्या है। विपक्ष में थोड़ा सा ज़्यादा लिखिए, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होता है, जैसे 60-40 का या 70-30 का रेशियो रखिए। 60-40 का रखिए, 60% क्रिटिसिज्म में लिखा है आपने, 40% पक्ष में लिखा है। 60% आपने उसके दूसरे पक्ष को दिखाया कि ये पक्ष भी हो सकता है। क्रिटिसिज्म को लिखा है आपने, थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं विपक्ष के पॉइंट को। उसके बाद अपना एक राय देते हैं, अपना कंक्लूजन देते हैं कि हाँ पक्ष विपक्ष तो ये हो गया, लेकिन इसका ये होता है मतलब। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन के पक्ष विपक्ष में लिखने के बाद आप ये बताएंगे कि गहराई से जांच करने पर पता चलता है कि यह केवल अमीर बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। वो बच्चे जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास में नेट हो, जिनके पास में फ़ोन हो, जिनके पास में सही कनेक्शन हो, पढ़ने की सही सुविधा हो, वही इसको अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी बच्चे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत जैसे देश के लिए आज भी जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो थोड़ी सी दूर की कौड़ी महसूस होती है, क्योंकि अभी भी बच्चे जो हैं वो इसको सभी तक पहुंच इसकी समावेशी नहीं है, इंक्लूसिव अभी तक इसकी पहुंच नहीं है। ये हमने क्या दिया, अपना एक एनालिसिस दिया, अपना एक कंक्लूजन दिया। उसके बाद से कंक्लूड कर दीजिए सवाल को 2 लाइनों में, उसके बाद से एंड कर दीजिए। ये होता है क्या बंधुओं, क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब यही होता है। क्रिटिकली एग्जामिन की जगह पर क्रिटिकली एनालाइज भी कहा जा सकता है, तो वहाँ पर भी आप इसी प्रकार से लिखें। दोनों में 99.9% सिमिलैरिटीज़ होती है, थोड़े से परिवर्तन होते हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग कभी कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट जो है कीवर्ड उसको कहा था एग्जामिन। इसको एक और बोलते हैं इवैल्यूएट भी कह दिया जाता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में परीक्षण शब्द ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन कभी कभार उपयोग होता है, मूल्यांकन कीजिए, परीक्षण कीजिए, ये सब शब्दों का उपयोग किया जाता है। दोनों का मतलब क्या है, एग्जामिन और इवैल्यूएट ही है, और कुछ भी उसका मतलब नहीं है। इवैल्यूएट का मूल्यांकन और एग्जामिन का परीक्षण कीजिए। ठीक है, देखिए जैसे सवाल क्या है, यह तर्क दिया जाता है कि वस्तु और सेवा ने राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को कम किया है, परीक्षण कीजिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई इस बच्चे का परीक्षण करना है, गणित के ज्ञान का परीक्षण करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, बेसिक सा टेस्ट लेंगे, और उस टेस्ट के आधार पर जो उसके आउटकम आएंगे उसके आधार पर आप ये तय करेंगे कि हाँ इस बच्चे का गणित का ज्ञान सही है या नहीं है। उसी प्रकार से ये जो तर्क आपको दिया गया है, यह तर्क दिया जाता है कि जीएसटी ने राज्य के वित्तीय स्वायत्तता को कम किया है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को कम किया है, परीक्षण कीजिए। तो आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले तो ये लिख देंगे, शॉर्ट में लिखेंगे जीएसटी क्या है, कब से लागू हुआ है, बेसिक जानकारी जीएसटी के बारे। उसके बाद कैसे लिखेंगे, स्वायत्तता कैसे कम हुई है। जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको जरा हेडिंग बनाएंगे कि स्वायत्तता कैसे कम हुई है, या इस प्रकार से लिख सकता है क्यों कहा जा रहा है कि स्वायत्तता कम हुई है। हेडिंग बनाया, उसमें लिखा कि ये 2-4 कारण हैं कि स्वायत्तता कम क्यों हुई है। उसके बाद हमने लिखा कि स्वायत्तता कैसे बरकरार रखी है, हमने उसी स्टेटमेंट का हेडिंग बनाया कि स्वायत्तता कैसे बरकरार रही है। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा मैं अभी आसान सवाल का भी। उसके बाद हमने उसमें लिखा, ये दोनों पक्ष लिखने के बाद से आप एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे, प्रमाण आधारित, जिसको निष्कर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एविडेंस बेस्ड वर्डिक्ट,
कि आपके पास तर्क हैं, आपके पास आंकड़े हैं, आपने जो ऊपर पक्ष और विपक्ष लिखा है उसके आधार पर ये तय होता है कि स्वायत्तता जो है वो कुछ हद तक तो कम हुई है या कम नहीं हुई है, जो भी आपके तर्क हों। लेकिन इसको हम लोग अगर सही करना चाहें तो हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव सहयोगात्मक स्वायत्तता को बढ़ावा दे सकते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम कहीं न कहीं बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या हो, राज्यों की स्वायत्तता कम ना हो। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है तो आप ये कंक्लूजन लिखेंगे। थोड़ा सा आसान सवाल लेते हैं जिससे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। उदाहरण के लिए, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की सफलता का परीक्षण कीजिए। क्या लिया हमने उदाहरण? बहुत आसान सवाल हो गया। मूल्यांकन कीजिए, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की सफलता का मूल्यांकन कीजिए। ये सवाल आ सकता है। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की सफलता का मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट, जो डिजिटल इंडिया अभियान है उसके सफलता को इवैल्यूएट करना, एग्जामिन करना है। ये दोनों वर्ड एक ही हैं, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि कन्फ्यूज़ ना हो आप। ये मैं PDF तो शेयर कर ही दूंगा, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप इसको समझें। ओके, देखिए इसका क्या हो जाए कि सबसे पहले फिर आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि डिजिटल इंडिया अभियान आखिरकार है क्या। शुरुआत वहाँ से करेंगे। इंट्रो आप करंट बेस्ड बना सकते हैं, वो पिछला वीडियो देखिएगा, लेकिन शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि भाई डिजिटल इंडिया अभियान आखिरकार है क्या। उसके बाद सब आपको क्या करना है, उसकी बारीकी से जांच करनी है। जांच करने का तात्पर्य होता है आपको उसको दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा। तो आप उसके पक्ष में पॉइंट्स लिखेंगे, विपक्ष में पॉइंट लिखेंगे, लेकिन क्रिटिकली एग्जामिन में जिस प्रकार से 60-40 और 70-30 का मैंने रेशियो बताया था पक्ष और विपक्ष का, सबसे पहले हमने लिखा डिजिटल इंडिया अभियान क्या है। अब हम आगे क्या, तो जांच कर रहे हैं हम, बारीकी से जांच, जिसको कहा था क्रिटिकली लुक। इसे पक्ष लिखेंगे, देन विपक्ष लिखेंगे, लेकिन दोनों इस बार 50-50 ही होना चाहिए। दोनों में 60-40 का या 70-30 का ऐसा कोई रेशियो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, किसी में भी कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद हम क्या आएंगे, उसके बाद हम जो अंतिम पर आएंगे वो है क्या, एविडेंस बेस्ड, जिसको कहा जाता है वर्डिक्ट, प्रमाण बेस्ड, जो हम वर्डिक्ट देना चाहते हैं कि इसके आधार पर क्या आपका परीक्षण का परिणाम निकला, और उसके बाद से एंड कर देंगे। क्रिटिकली एग्जामिन और एग्जामिन में फ़र्क जो होता है वो एक ही चीज़ का होता है कि इसमें हम लोग आलोचना को बिल्कुल सीमित रखते हैं और पक्ष के हिसाब से ही, जबकि क्रिटिकल एग्जामिन में आलोचना को थोड़ा सा विस्तार करके लिख दिया जाता है। बाकी दोनों में कुछ भी फर्क नहीं होता है। उसमें भी पक्ष विपक्ष लिखने के बाद हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, और इसमें भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, वर्डिक्ट देंगे, जिसको मैं तब से कह रहा हूँ एविडेंस बेस्ड वर्डिक्ट। आप तर्कों पर आधारित एक वर्डिक्ट देंगे, देन कंक्लूड कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, पूरा आंसर पूरा हो जाता है। यानी कि क्या है टॉपिक, पक्ष लिखा, विपक्ष लिखा, 50-50% ही लिखा, दोनों बिल्कुल संतुलित। उसके बाद से अपना कंक्लूजन दिया और सवाल एंड हो जाता है। ये क्या हो गया, एग्जामिन करने का तात्पर्य यही होता है। अब लास्ट जो है वो है टिप्पणी कीजिए, जिसको कमेंट कहा जाता है। कमेंट शब्द यूज किया जाता है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, पहला तो था डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। कमेंट का क्या तात्पर्य होता है? देखिए, कमेंट में जब आप करते हैं, मान लीजिए आपसे मैं पूछूं कि डिस्कशन कीजिए, तो डिस्कशन में क्या होता है, अधिक लोग शामिल होते हैं, अलग अलग प्रकार के तर्कों को शामिल किया जाता है। कमेंट में क्या होता है, आपका अपना सोच होता है, आप अपने सोच के हिसाब से किसी चीज़ पर क्या सोच रहे हैं उसके बारे में आप लिखते हैं। जैसे आपसे पूछूं मैं कि कोई फ़ोटो आपको दिया गया, उस फोटो पर आप अपना कमेंट कीजिए, तो आप क्या करते हैं, जो भी आपको उस फोटो में अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उसके बारे में आप वहाँ पर लिख देते। इसी को क्या कहा जाता है, कमेंट शब्द कहा जाता है। टिप्पणी कीजिए ये शब्द कहा जाता है। ओके, अगर आपको एक वर्ड में बोला जाए ना कि टिप्पणी करे का क्या तात्पर्य होता है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप क्या सोचते हैं इस फोटो के बारे में, इस कथन के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो भारत में जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का एक अनिवार्य अंग बन गई है, टिप्पणी कीजिए। तो आपको PIL के बारे में बताना पड़ेगा, न्यायिक सक्रियता किस प्रकार से अनिवार्य अंग बन गई है उसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर इसके पक्ष में लिखेंगे आप पॉइंट, विपक्ष में लिखेंगे, अगर कुछ चुनौतियां मौजूद है तो उसको लिखेंगे। यानी कि जितने तरह के आप सोच सकते हैं इसके बारे में, उन सभी चीज़ों को आप इसमें समाहित कर सकते हैं। इसलिए अक्सर जो कमेंट करें वाला सवाल आता है ना, ये लॉन्ग फॉर्मेट में ही पूछा जाता है, क्योंकि इसके डायमेंशन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें आप किसी चीज़ के कारण के बारे में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि कमेंट कीजिए भारत में वायु प्रदूषण, अगर ये पूछा जाता है तो वायु प्रदूषण क्या है, उसके क्या कारण है, वायु प्रदूषण का विस्तृत रूप से क्या कारण है वो बताएंगे, भौगोलिक कारण क्या है, अनेक कारण हो सकते हैं, टिप्पणी कर रहे हैं भाई आप उस पर। उसके बाद आप बताएंगे कि भाई इसका समाधान क्या हो सकता है,
और यह क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप बताएंगे। तो यानी कि आपने उस पॉइंट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जितना विस्तारित सोचा उन सभी को बता सकते हैं। टिप्पणी कीजिए, सवाल के हिसाब से कई बार बदल जाता है। जैसे एक और सवाल अगर मैं दूं आपको, एक छोटा सा, जैसे कि टिप्पणी कीजिए, उत्तर में अगर आपसे दिया जाए कि भारत में सोशल मीडिया जो है वो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा असर डाल रहा है। ये छोटा सवाल हो गया। ये अगर आपसे बोला जाए कि थोड़ा सा इस पर आप बताइए, टिप्पणी कीजिए, भारत में सोशल मीडिया युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे भाई कि सोशल मीडिया क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसको सबसे पहले आप व्याख्या करेंगे, पहले प्रदूषण की व्याख्या करेंगे, सोशल मीडिया के प्रभावों की सबसे पहले व्याख्या करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि किस प्रकार से इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सकारात्मक प्रभाव भी कुछ है क्या? कोई सकारात्मक प्रभाव तो नहीं है इसका, बस एक ही होता है कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, जन जागरूकता थोड़ी सी है, बस इसके अलावा कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं है। उसके बाद आप प्रभावों को लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कि भाई इसका समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि आपसे पूछा गया मानसिक प्रभाव क्या पड़ा है युवाओं पर। उसका से समाधान लिखेंगे और फिर एंड कर देंगे। ये इसका मुख्य तरीका होता है। 3 भाग होता है, व्याख्या कीजिए, तर्कों के साथ विस्तार कीजिए और अपना मत दीजिए, देन एंड कर दीजिए। इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए का तात्पर्य यही होता है। एक और उदाहरण अगर मैं लूँगा जिसमें थोड़ा सवाल अलग लेते हैं, जैसे सवाल क्या ले लेंगे हम लोग कि जीएसटी ने भारत की कर व्यवस्था को सरल बना दिया है, टिप्पणी कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है, देखिए इससे पहले का सवाल अलग था, अभी का सवाल अलग है। एक ही कीवर्ड के अलग अलग सवालों में अलग अलग मायने हो रहे हैं, वही है कमेंट। दूसरा सवाल मैंने पूछा है कि क्या पूछा है, जीएसटी की भारत की कर व्यवस्था, जीएसटी ने भारत की कर व्यवस्था को सरल बना दिया है, टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले आप बताएंगे कि जीएसटी क्या है। उसके बाद से इस कथन के पक्ष में आप पॉइंट लिखेंगे कि ये कथन जो बोला गया है ये कितना हद तक सही है। उसके बाद आप लिखेंगे इसके विपक्ष में पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद से इसके निष्कर्ष पर आप पहुंच जाएंगे कि क्या इससे सही हुआ है, क्या गलत हुआ है। उसके बाद से कंक्लूजन लिखेंगे और फिर एंड कर देंगे। यानी कि सवाल क्या पूछा गया है, कमेंट शब्द अगर यूज होता है तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक ही कमेंट शब्द का मैंने एक मानसिक स्वास्थ्य वाला भी बताया आपको, उसमें मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बताना है, क्या उसका प्रभाव बताना है और समाधान बताना है। जीएसटी वाले मैंने बताया कि ये स्टेटमेंट जो दिया गया है उस स्टेटमेंट के पक्ष बताना है, उसके विपक्ष बताना है और उसके बाद से अपना कंक्लूजन देते हुए एंड कर देना है। ये होता है कमेंट करने का तात्पर्य। तो मैंने समझाने का प्रयास किया है आज केवल एंड वर्ड को, बाकी अब इसके सवालों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा जब हम लोग सवालों पर आधारित डिस्कशन करेंगे। ओके, आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ तो सीखा होगा आपने। एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा सारे कीवर्ड्स को, टिप्पणी कीजिए, परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विश्लेषण कीजिए, विवेचना कीजिए। ये सारे कीवर्ड्स हमने देखे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।